श्रीकांत व्यास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया विषय। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटिंग ऑफ डेटा, यानी जो समंक हम कलेक्ट करते हैं उनको एडिट कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज रिसर्च इन्वेस्टिगेशन जिसको हमने पढ़ा उसके तीसरे चरण में आ गए हैं। पहले चरण में हमने प्लानिंग सीखा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो हमें करना होता है उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। दूसरा था कलेक्शन ऑफ डेटा, और आज हम अगले पड़ाव में आ गए हैं, दैट इज योर एडिटिंग ऑफ डेटा। जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, यानी प्राइमरी डेटा के बारे में हम आज ये बात कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा को आपको एडिट करना पड़ता है। अब एडिटिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एडिटिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने आंकड़े कलेक्ट करते हो, तो आंकड़े जब आप कलेक्ट करते हो तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चनियर और शेड्यूल्स के माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, और इसके माध्यम से जो सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं उनमें कई गलतियां, कमियां, अशुद्धियां पाई जाती हैं। उन सबको हमें दूर करना होता है, क्योंकि ये भी एक पड़ाव है जिसके अंतर्गत जो आंकड़े हमने प्राप्त किए उन आंकड़ों को हम जब परिशुद्ध कर लेंगे उसके बाद में हम आगे उस पर एनालिसिस के भाग में बढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कहा है कि रिसर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण भाग इसलिए है क्योंकि यदि आप अच्छे तरीके से डेटा को परिशुद्ध नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी जो रिसर्च से निष्कर्ष निकलेंगे वो बहुत ही भ्रामक और गलत होंगे। आप समझ सकते हैं, मान लो हमें कोई वस्तु बनानी है और उसका जो रॉ मटेरियल है वो ही यदि खराब हो तो ऐसी स्थिति में बनने वाली वस्तु कैसी होगी। बस यही इसका महत्व आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आज की विषय वस्तु और बढ़ते हैं आगे। देखें, आज हमने इंट्रोडक्शन, एडिटिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से एडिट के चरण होते हैं, उसके बाद में स्टैटिकल एरर्स, ये 3 टॉपिक मूल रूप से लिए हैं, और एडिटिंग के मुख्य पार्ट में ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चूंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने आपको बता दिया है, एडिटिंग क्यों आवश्यक है, क्या इसका महत्व है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 आपका है एडिटिंग प्रोसेस। एडिटिंग प्रोसेस में हमें विभिन्न चरणों में अलग अलग कमियों को दूर करना होता है। कौन कौन से चरण में कौन कौन सी कमियां दूर होने वाली हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखें, एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी में मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसे बात रखता हूं। आप देखें, जैसे मान लो आपने क्वेश्चनियर भरवाया था, उसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन थे। पहले प्रश्न में उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया था, जिस बात को या जिस मत को या जिस विश्वास के आधार पर जो बात कह रहा था, जब आपने चौथे प्रश्न का आंसर देखा तो उसमें आपने पाया कि वहां पे उस फिलोसफी का अपोजिट हो रहा है, यानी बनावटीपन आप कह सकते हैं। या तो वो व्यक्ति पहले प्रश्न के आंसर में गलत था या वो चौथे आंसर के प्रश्न में गलत था, यानी कंसिस्टेंसी नहीं थी। जिस आंसर का जो फ्लो था उसकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था। और ये एक रिसर्चर को पहचानना होता है, ये ही कहलाता है एरर ऑफ कंसिस्टेंसी। इसे आपको दूर करना होता है, यानी आप एक एक क्वेश्चनियर को पढ़ें, उसकी जानकारी जुटाएं, उसको ध्यान से देखें, उसको एनालिसिस करें, और उसमें देखिए कौन कौन सी इस तरह की गलतियां हैं, उनको दूर करें। सजातीयता की अशुद्धि को दूर करना, ये क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने लोगों से प्रश्न पूछा कि बताइए आपकी आय कितनी है। आपने इनकम पूछी, आपने पूछा चलो बताइए आप वार्षिक आय कितनी है। इस प्रश्न के जवाब में आपने ये पाया कि एक व्यक्ति जो था वो वार्षिक आय में फाइनेंशियल ईयर को ले रहा था, दूसरा व्यक्ति जो था वो कैलेंडर ईयर को ले रहा था,
तीसरा व्यक्ति जो था वो संवत वर्ष जो होता है उसको ले रहा था। आप देखिए तीनों ही अलग अलग हो गए, यानी इसमें सजातीयता की कमी पाई गई, होमोजिनिटी की एरर थी। तो इस एरर को सुधारना भी हमारा महत्वपूर्ण कार्य होता है, दैट इज योर एडिटिंग फॉर होमोजेनिटी। एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस में आप लोगों को क्या करना है, नाम से पता चल रहा है, जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करवाना है। जब हम रिसर्च से संबंधित डेटा हमारे पास आते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनमें कुछ ऐसे कॉलम हैं या कुछ प्रश्नों के जवाब जो थे वो सूचकों ने नहीं दिए थे। तो ऐसी स्थिति में उनको पूरा करवाया जाए, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा संख्या में होगा कि जवाब नहीं होंगे तो रिसर्च वैसे भी नहीं हो सकता, या किसी भी कारण से वो अपूर्ण रहे तो उनको पूरा करवाया जाए। तो ये कहलाता है कंप्लीटनेस। एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी नाम से पता है। अब हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक्यूरेसी के बारे में आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, रिसर्च के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत परफेक्ट एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं है, रिलेटिव एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। यानी जितनी आवश्यक हो, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट बराबर बात मिलती हो। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि हमें परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमें रिलेटिव एक्यूरेसी चाहिए, यानी निकटतम एक्यूरेसी, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। बहुत बार रिसर्च इस तरह से होते हैं या ऐसे विषयों पर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हमें ये देखना होता है कि हमें किस एक्यूरेसी लेवल तक काम करना है और कहाँ तक जाना है। इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है इसी एक्यूरेसी में, वो है अप्रोक्सीमेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अप्रोक्सीमेशन शब्द इससे कैसे रिलेट करता है, जैसे आपने संख्याएं कलेक्ट करी तो उन संख्याओं को अप्रोक्सीमेट में लेना ताकि वो समझने में ज्यादा उपयुक्त हो, आपका रिसर्च बेहतर हो सके। अप्रोक्सीमेशन क्या है इसको मैं आपको अभी बताता हूं। देखें, जैसे तो मैं वो संख्या है वो आपके बोर्ड पे लिखता हूं। देखिए, 1,55,655। अब हम इसे अप्रोक्सीमेशन में लेना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन में कहां तक जाएगी। तो आप देखें, हम चाहें तो इसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए यहाँ पे 60 कर सकते हैं, यानी हम सिर्फ 5 ऊपर या 5 नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी इकाई संख्या में हम बदलाव कर रहे हैं। अगर हम इसको और एक्यूरेट करना चाहें तो हम इसे 700 कर सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे हम दहाई संख्या में एक्यूरेट करना चाहते हैं। अब हम इसे चाहें तो 5000 कर सकते हैं, सॉरी 6000। अब हम चाहें तो इसे 6000 भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1000 में आ गए हैं। यानी हम पूरी संख्या अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 1,55,660, 1,56,000। अब आप देखें और अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं हम, और वो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 आपके 50,000 या 1,60,000। तो आप देखें हम अप्रोक्सीमेशन में किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम अप्रोक्सीमेट किस संख्या तक जाना चाहते हैं, या हमारे रिसर्च की जो संख्याएं हैं उसमें कहां तक हम इसको कर सकते हैं। मान लो करोड़ों में डिजिट है, संख्या जो है बहुत बड़ी है, तो उसमें हजारों तक आप अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं। और अगर संख्याएं छोटी हैं तो ऐसी स्थिति में आप दहाई या इकाई तक ही उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अप्रोक्सीमेशन में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन करते समय या तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी, यानी धनात्मक प्रभाव या ऋणात्मक प्रभाव दोनों होंगे। तो एक रिसर्चर को चाहिए कि वो धनात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव का इस तरह से संख्याओं का अप्रोक्सीमेशन करे ताकि दोनों प्लस और माइनस आपस में आके लगभग कम से कम हो जाए। जीरो तो संभव नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाए ताकि वो संख्याओं का जो प्रभाव है वो आपस में प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या को समाप्त कर देंगे।
यानी उनका प्रभाव निल हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश अप्रोक्सीमेशन में करनी चाहिए। आपको मैंने अप्रोक्सीमेशन बता दिया है क्या होता है, कैसे किया जाता है, और ये जरूरी भी है एक्यूरेसी के स्तर तक। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्टैटिकल एरर क्या है, किस तरह की कमियां या गलतियां पाई जाती हैं, वो स्टैटिकल एरर सांख्यिकीय कमियां या अशुद्धियां कहलाती है। इसे विभ्रम शब्द से भी उपयोग लिया जाता है। तो स्टैटिकल एरर किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 में आपके लेना चाहता हूं, फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिन। एरर ऑफ ओरिजिन क्या है? आप देखें, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं उसी समय आपने जो सैंपल सिलेक्शन किया था, वो सैंपल सिलेक्शन ही यदि गलत हो तो ये गलती कहां से शुरू हो गई? ओरिजिन से। तो इसीलिए इसे कहा जाता है एरर ऑफ ओरिजिन। नंबर 2, सेकंड तरह की गलती क्या होती है? नंबर 2 में हम देखने वाले हैं अपर्याप्त आपके त्रुटियां, अपर्याप्तता की, एरर ऑफ इनएडोकेसी। एरर ऑफ इनएडोकेसी मतलब क्या होता है कि जब आपके जो सैंपल साइज था वो छोटा था, अपर्याप्त था, यानी आपका रिसर्च तो बड़े एरिया में था, पर सैंपल साइज छोटे होने के कारण से आपसे क्या हुआ कि वो रिसर्च सही स्तर तक आपको नहीं ले गया। तो ये भी एक कमी पाई जाती है। ये आपके दूसरे तरह की गलती होगी। तीसरी आपके होती है एरर ऑफ मैनिपुलेशन। यानी कई बार क्या होता है कि मैनिपुलेट कर दिया जाता है, या आप ये समझे जो शोध करते समय मैनिपुलेशन हो जाता है, अपने आप गलतियां आती हैं। कोई व्यक्ति के माध्यम से हो सकती है, रिसर्च जो हम अनुसंधान करवाते समय जिन व्यक्तियों का सहयोग लेते हैं उनके माध्यम से कोई गलतियां हो जाती है, तो ये मैनिपुलेशन की एरर्स कहलाती है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एरर हो गई। और लास्ट होता है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी चौथे तरह में हम ये करते हैं कि जब हम उनसे निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं तो निष्कर्ष निकालते समय हम खुद गलती कर लेते हैं। अब ये गलतियां भी होती है, एरर, हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, हम स्टैटिकल आंकड़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, हम उसको सही विश्लेषण नहीं कर पाए, और हमारा इंटरप्रिटेशन जो था वो गलत हुआ। तो इस तरह से 4 तरह के एरर्स पाए जाते हैं, ये स्टैटिकल एरर्स कहलाते हैं। इन एरर्स के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला, पक्षपात करना, और यानी पक्षपात के कारण से जो एरर हुई वो, और दूसरा होता है बिना पक्षपात के। आप देखिए, बायस्ड एरर के अंतर्गत जैसा कि नाम से पता है, अगर हम पक्षपात पूर्ण रवैये के आधार पर रिसर्च करें तो इससे जो एरर उत्पन्न होगा ये बायस्ड एरर कहलाता है। पक्षपात बहुत सारे स्तरों तक हो सकती है। रिसर्च करने वाला व्यक्ति जो है वो पक्षपाती हो जाए, या जिसको आपने क्वेश्चनेयर भरने के लिए आपने अपॉइंट किया था वो, यानी रिसर्च में जो आपके नीचे काम करते हैं वो व्यक्ति पक्षपात कर दे, या जिन लोगों से आप चर्चा कर रहे थे वो पक्षपात कर दें। तो ऐसा किसी भी स्तर पे पक्षपात से हो सकता है। एक विशेषता होती है इस एरर को पकड़ने का तरीका होता है कि अगर पक्षपात पूर्ण तरीके से रिसर्च हुआ है तो ये जो एरर है वो लगातार पॉजिटिवली बढ़ती जाएगी, यानी इस एरर को आसानी से पकड़ में भी आ जाएगी, क्योंकि पक्षपात के कारण से वो पॉजिटिव बढ़ता जाता है। क्योंकि पक्षपात लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो हर डेटा में वो इंफॉर्मेशन एक जैसी आएगी, तो इससे पता चल जाएगा कि ये इस तरह की बायसनेस के कारण से ये एरर आ रहा है। दूसरा होता है अनबायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर में अन्य जो एरर होती है वो सारी आ जाती है, जिसमें आप ये समझे कि कोई गलत इंफॉर्मेशन आ गई है या कुछ और ऐसा हो गया, तो इसकी एक इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और ये कंट्रोल भी नहीं होता है। इसमें कई बार हम अंतर की बात करते हैं तो पहले वाला जो बायसनेस के कारण से जो एरर आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अनबायसनेस के कारण से जो हो रहा है उस वो स्वतः ही होता है, वो नेचुरल है, होगा ही, आप ऐसा माने। जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है वो होता ही है, और उसकी उससे ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों तरह का एरर होता है। इसलिए प्लस और माइनस जब दोनों तरह का एरर होता है तो उनका जो एक एरर जो थी प्लस की और एक एरर थी माइनस की, वो आपस में दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देती हैं।
क्योंकि अभी हमने देखा पहले वाला जो बायसनेस का एरर था वो केवल प्लस की तरफ बढ़ता है, इसलिए वो प्रभाव डालता है, जबकि ये जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। ये इन दोनों में अंतर पाया जाता है। बायसनेस का एरर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है, इसलिए वो आपस में सेट ऑफ हो जाता है। बायसनेस के एरर को समाप्त किया जा सकता है, जबकि अनबायसनेस का जो एरर है वो समाप्त नहीं होता, वो तो होगा ही, नेचुरल पार्ट समझे, यानी वो गलतियां जो सामान्य रूप से होती ही हैं वो अनबायसनेस के कारण से आती है, लेकिन इसका प्रभाव रिसर्च में ज्यादा नहीं पड़ता है। तो ये आपके स्टैटिकल एरर्स के बारे में था कि सांख्यिकीय विभ्रम क्या होता है, किस तरह से कौन कौन सी गलतियां हमसे हो जाती हैं। मैंने आपको इसमें 4 तरह की गलतियां बताई कि कौन कौन से एरर होते हैं, उन एरर के होने के पीछे क्या कारण होते हैं, वो भी हमने समझे। अब इन एरर्स के बाद में कुछ कैलकुलेशंस भी आती हैं, एरर कैलकुलेशन, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कितना एरर है। तो एरर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले आप स्टैटिकल एरर का मतलब समझ लो। स्टैटिकल एरर का मतलब हुआ कि जो आपने आंकड़े कलेक्ट किए थे उनसे जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं, और जो अनुमान से, जिसको हम कई बार स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, अनुमान से जो आपने निकाले आंकड़े, उन दोनों में जो अंतर आता है, यानी आप समझें एक्चुअल डेटा से जो इंफॉर्मेशन मिली और एस्टिमेटेड डेटा से जो इंफॉर्मेशन आएगी, उन दोनों में जो अंतर आता है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। तो ये स्टैंडर्ड एरर के बारे में हुआ। प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक था वो हमारा था एडिटिंग ऑफ डेटा। इसमें हमने प्राइमरी डेटा को कैसे कैसे एडिट करते हैं, उसके क्या चरण होते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।